आयतन कितना है, परमाणु की उस एक कोशिका में संख्या कितनी होती है, ये सारी इसमें एक कोष्ठक की विमा कहलाती है। परमाणुओं की संख्या के बारे में हम पीछे गणना कर चुके हैं कि किस तरीके से करते हैं। कोई भी एक कोशिका है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो अगर BCC है तो उसमें 2 थी, अगर आद्य घनीय एक कोशिका थी तो उसमें 1 थी, इसी प्रकार अन्य की भी हमने ज्ञात कर ली थी। लेकिन अब हम एक कोशिका का घनत्व कैसे ज्ञात करें, द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें, आयतन कैसे ज्ञात करें, तो इनसे संबंधित जो गणना होगी वो है। और इसमें भी हमने ज़्यादा लंबा चौड़ा पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है, हल्का हल्का सा छोटा सा इसको टच किया एक प्रकार से। तो अब है एक कोशिका विमा संबंधी गणनाएं। तो यहाँ पर विमा में हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे उसका घनत्व कितना है, द्रव्यमान कितना है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, आयतन कितना है। इस तरीके से 4-5 चीज़ें इसमें हम लेंगे और एक सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास घनत्व का सूत्र क्या होता है। आयतन का सूत्र भुजा क्यूब होता है, क्योंकि हम एक कोशिका को लेंगे तो A क्यूब हो जाएगा। अगर उसके एज जो लेंथ है वो निर्धारित कर लें, या उसके किनारे की लंबाई कह दें, या भुजा की लंबाई कह दें, A है तो A क्यूब A की घात 3 हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या वो अलग अलग तरीके से आती है, इसमें भी हम ज्ञात कर लेंगे किस प्रकार से आएगी। द्रव्यमान वो तो निश्चित होता है। रही बात घनत्व की, तो घनत्व का हमारे पास सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र होता है हमारे पास D बराबर m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब यहाँ पर हम किसका द्रव्यमान लेंगे और किसका आयतन लेंगे, सूत्र तो ये काम में लेना है, और सूत्र ये काम में लेना है तो हमें लेना किस पर है, इस पर। तो इस प्रकार लिख दें तो एक एक कोशिका का घनत्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक एक कोशिका का घनत्व आ जाएगा, एक एक कोशिका का द्रव्यमान बटा एक एक कोशिका का आयतन। एक एक कोशिका का द्रव्यमान बटा एक एक कोशिका का आयतन आ जाएगा। तो अब इसमें द्रव्यमान कितना है और आयतन कितना है, यहाँ पर एक एक कोशिका का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, वो निर्भर करेगा कि एक एक कोशिका में परमाणु कितने हैं, परमाणु की संख्या। और एक एक कोशिका में परमाणु हमने ज्ञात कर रखे कि अगर BCC है तो उसमें 2 होंगे, SCC है सिंपल है तो उसमें 1 ही होगा, FCC है तो उसमें 4 होंगे, ECC है तो उसमें 2 होंगे, तो परमाणु की संख्या तो आ गई। तो एक एक कोशिका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो निर्भर करेगा कि एक एक कोशिका में परमाणु कितने हैं, पहली बात परमाणु की संख्या तो आ गई, और साथ में निर्भर करेगा कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो उसे गुणा कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक एक कोशिका का द्रव्यमान। हमारे पास इसका सूत्र तो A क्यूब है, इसका सूत्र नहीं है हमारे पास, तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परमाणुओं की संख्या गुणा
एक परमाणु का द्रव्यमान, ये आ गया। तो इस तरीके से ये आ गया। तो अब अगर ये मान इस पर रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो घनत्व आ जाएगा। लेकिन तो लंबा चौड़ा न लिखे, इसको प्रतीक के रूप में मान लेते हैं। क्या क्या माने कि ये मान लेंगे कि एक एकक कोष्ठिका है, उसमें परमाणुओं की संख्या को हम z मान लेंगे, स्मॉल z। एक परमाणु का द्रव्यमान हम स्मॉल m मान लेंगे। इसकी जो किनारे की लंबाई है उसको हम स्मॉल a मान लेंगे। तो इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इनका व्याख्या कर देते हैं कि किस किस को हम क्या क्या मान रहे हैं। तो माना एक एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बराबर a, तो इसका सूत्र आ जाएगा a क्यूब। इसका एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या को हमने z मान लिया, इसका मान आ गया। इसका मान हम स्मॉल m का देंगे, बराबर m हो जाएगा। और ये हो गया तो यहाँ पर हम आयतन भी कर देंगे, इसलिए एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर a क्यूब। तो अब हमारे पास सारा मटेरियल आ गया इसका। तो इससे संबंधित जितना भी मान है वो रख देंगे। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व कितना आ जाएगा, बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, और वो कितना है, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, z, गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, m, बटा एकक कोष्ठिका का आयतन a क्यूब। यहाँ तक तो ठीक है। तो ये मान अगर पता हो तो घनत्व आ जाएगा। अब एक और हो जाता है, कई बार जो परमाणु का द्रव्यमान है वो एक का न देके मोलर द्रव्यमान दे दिया जाता है। तो अगर हमें मोलर द्रव्यमान पता हो तो एक परमाणु का कैसे ज्ञात करेंगे। हमने पढ़ा है मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि एक मोल का द्रव्यमान, और एक मोल में कितने कण होते हैं। मैं यहाँ पर कण बोल रहा हूँ क्योंकि वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। एक मोल है, एक मोल में कितने कण होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, वो संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणा 10⁻23। तो मोलर द्रव्यमान में, अवोगाद्रो में और एक परमाणु के द्रव्यमान में संबंध ये होता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि m का मान क्या होता है, m का मान होता है कि मोलर द्रव्यमान बटा Na, मोलर द्रव्यमान बटा Ma। थोड़ा सा मैं इसको अलग बता दूं। मोलर द्रव्यमान इसको m से व्यक्त करते हैं, और ये होता है कि 6.02 गुणा 10⁻23 जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान। एक परमाणु का कितना होगा उस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6.02 गुणा 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M होता है, इसको M कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो एक का कितना हो जाएगा, इस संख्या को इधर ले जाएंगे, तो इसको यहाँ से इधर ले गए तो यहाँ पर एक बच गया। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, तेईस हो गया। और इसको Na से व्यक्त करते हैं, इसको M से व्यक्त करते हैं। तो ये सूत्र आ गया हमारे पास। तो अब इसको यहाँ पर रख देंगे। मान लिया ये था हमारे पास नंबर 1, ये था नंबर 2,
और ये आ गया हमारे पास नंबर 3 और ये आ गया 4 नंबर है। तो 3 का मान 4 का मान 3 में रखा। तो एक कोष्ठिका का घनत्व तो कितना आ जाएगा? हमने इसका मान रखा है केवल, m इसका मान ये रखें, तो z/a³ तो है और m की जगह रख देंगे m/na। बस ये आ गया। तो इस तरीके से ये इसका घनत्व का मान आ जाएगा, ये आ गया d बराबर। तो हमारे पास ये एक सूत्र बन जाता है कि एक एक कोष्ठिका का घनत्व कितना होगा। कुल 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 और 5 में से ये Na का मान निश्चित है, 4 बची। 4 में से अगर 3 का मान पता हो तो चौथी का मान निकाल लेंगे और ये 5 विमाएँ कर हो जाएंगी। तो इसमें जो Na है ये वैसे तो निश्चित मान है, लेकिन इसको भी हम विमा कह सकते हैं। तो इसकी विमा क्या क्या थी? घनत्व ये रहा, द्रव्यमान ये रहा, परमाणु की संख्या ये रही, आयतन ये रहा, सारी विमा आएगी इसमें। तो इस तरीके से हम एक एक कोष्ठिका की जो विमा है उसे संबंधित सारी प्रकार की गणना कर सकते हैं। ये बिल्कुल हल्का सा इसको टच किया गया, ज़्यादा अपने डिटेल में नहीं दिया, केवल सूत्र लिख दिया। अब इससे संबंधित हम 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं जो आपकी बुक में हल किए हुए हैं, उसी को हल करते हैं। तो अब अपना अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। इससे पहले अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। तो अपना प्रश्न है, एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना BCC है, अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंतः केंद्रित घन संरचना है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई दे रखी है 288 पिकोमीटर, तत्व का घनत्व दे रखा है और 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक एक कोष्ठिका का घनत्व कितना है? जो तत्व का घनत्व होता है वो ही एक एक कोष्ठिका का घनत्व होता है। क्यों? कि एक एक कोष्ठिका उसी के तो अंदर है और उसी क्रिस्टल की एक जो संरचना है, एक एक कोष्ठिका है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति से तो क्रिस्टल बना है। तो जो विशेषता उस एक एक कोष्ठिका की होगी वो सारे क्रिस्टल की होगी। तो जो एक एक कोष्ठिका का घनत्व है वो ही पूरे तत्व का घनत्व है, क्रिस्टल का घनत्व है, या ये कहें कि क्रिस्टल का घनत्व है वही एक एक कोष्ठिका का घनत्व है। तो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मान हमें दर का है 7.29 गुणा 10 की घात 7.29 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमें ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या, 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या, 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या। तो इसको हल कैसे करें? तो उसको तो हल करने का तरीका तो हमारे पास यही हो सकता है कि जो हमारे पास जो चीज़ें हमने जो उपलब्ध है हमारे पास है, तो उसमें एक तो होता है भी कि एक एक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी, एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा या घनत्व कितना होगा, इससे संबंधित सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे हल करें? तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि पहले सबसे पहले ये निकालेंगे कि 208 ग्राम जो तत्व है उसका आयतन कितना है, उसका आयतन कितना है, वो उससे क्या हो जाएगा। फिर हमारे पास एक कोष्ठिका का आयतन भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई दे रखी है कोर की लंबाई। तो इससे हमारे पास एक एक कोष्ठिकाओं की संख्या आ जाएगी और एक ईंट और दे रखा है। एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या दे रखी है क्या? कहीं पर देखो, कहीं पर है क्या? दी हुई है।
ये रही, एक एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या दे रखी है। कितनी हो गई? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है कि जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ उसके अंदर केंद्र पर होता है। तो एक BCC के अंदर अंतः केंद्रित घनीय संरचना इसको कहते हैं। तो इसकी एक एक कोशिका के अंदर हमने कितने परमाणुओं की गणना की थी? 2 की। तो इस एक एक कोशिका में परमाणुओं की संरचना, परमाणुओं की संख्या 2 है। तो अब कुछ हिंट लगा, कुछ नज़दीक पहुंचेंगे कि एक एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या तो 2 होगी। और अगर हम किसी तरीके से ये ज्ञात कर लें कि इस 208 ग्राम तत्व में एक एक कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो एक एक कोशिकाओं की संख्या आ जाएगी, तो उसे 2 से गुणा कर देंगे तो परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो अब एक एक कोशिका की संख्या कैसे ज्ञात करें? तो एक एक कोशिका की संख्या ज्ञात करने का सीधा सा तरीका यह होता है कि जो भी हमारे पास पदार्थ दे रखा है उसका आयतन ज्ञात कर लें और उस पर एक एक कोशिका के आयतन का भाग दे दें। तो एक एक कोशिका का आयतन तो बिल्कुल आसान है, 1 क्यूब होता है। तो 208 ग्राम जो तत्व है उसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ ये थोड़ा सा हमारे पास सोचने वाली बात है। तो हम 208 ग्राम तत्व का आयतन ये कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सूत्र तो हमारे पास वही होता है, D बराबर m/v। यह आयतन कितना हो जाएगा? V को इधर ले जाएंगे, D इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। चलो रखते हैं। अब नजदीक पहुंच गए। m का मान है क्या? m का मान हमें दे रखा है 208 ग्राम। 208 ग्राम दे दिया, घनत्व 7.2 दे दिया, तो आयतन तो आ गया। इससे आयतन आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ मैं, तो ये मान रख देंगे। ये तो है 208 ग्राम बटा घनत्व का मान हमारे पास है ये 7.29 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ऊपर की संख्या को भिन्न मानेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब बटा में पलट कर जाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा। 208 के ऊपर 7 का भाग देंगे 7.29 का, तो लगभग इसका मान आता है 88.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये जो पदार्थ दे रखा है 208 ग्राम, इसका आयतन इतना आ गया। अब एक एक कोशिका का आयतन कितना होगा? तो एक एक कोशिका का आयतन कितना होता है? A क्यूब, और A का मान हमारे पास दे रखा है 288। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, मान कितना रखें? यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में है, यहाँ सेंटीमीटर के रूप में है, तो इस 288 पिकोमीटर को भी हम सेंटीमीटर के रूप में बदलना है। ये गलती नहीं करनी। सभी की जो गणना करते हैं उनकी इकाई समान होनी चाहिए। तो और पिकोमीटर में पिको का मान होता है 10 की घात -12 मीटर हो गया। हमें बनाना है इसको सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बनाना है तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं 10 की घात 2 से, और 10 की घात 2 से करेंगे तो ये -12 और वो प्लस कर दो तो 10 की घात -10 रह जाएगी। ये सेंटीमीटर हो गया। अब आयतन कितना हो जाएगा? इसकी घात 3 करेंगे
ये आ जाएगा। तो इसको जब हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 2.39 गुणा 10 की घात -23 सेंटीमीटर क्यूब। 2.39 गुणा 10 की घात -23 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर की भी घात लगेगी। तो अब हम इसको 1 नंबर लगा सकते हैं, अब 2 नंबर लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या आ जाएगी कि इस तत्व के आयतन पर, नहीं सॉरी, एक एक कोष्ठिकाओं की संख्या आ जाएगी कि तत्व के आयतन पर एक एक कोष्ठिका के आयतन का भाग दे देंगे तो एक एक कोष्ठिकाओं की संख्या आ जाएगी। तो एक एक कोष्ठिकाओं की संख्या के लिए हम 1 पर 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 पर समीकरण 2 का भाग देंगे और ये मान रखेंगे 88.88 बटा 2.39 गुणा 10 की घात -23 ये आ जाएगा। 10 की घात -23 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये लगभग 28-29 के आसपास, ये लगभग 2.5 के आसपास। तो इसको जब हल करेंगे तो लगभग 12 के आसपास उत्तर आता है इसका। तो इसका मान आता है 12.08 गुणा 10 की घात 23। इसकी इकाई कुछ होगी क्या, इकाई को साथ में लिखते जाओ। इसकी इकाई थी सेंटीमीटर क्यूब और इसकी इकाई भी सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, कट गई। तो ये संख्या की कोई इकाई नहीं होती, ये गिनती आ गई कि इतने होंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास इस 208 ग्राम तत्व में एक एक कोष्ठिकाओं की संख्या आ गई और एक कोष्ठिका में संख्या में पता है यदि 2 तो इतने में कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे। इसलिए चूंकि एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या बराबर 2, इसलिए 12.08 में कितनी हो जाएगी, बराबर 2 गुणा 12.08 गुणा 10 की घात 23 आ जाएगी। इसको हल करेंगे तो 12 दूनी 24.16 गुणा 10 की घात 23। तो इतने परमाणु हो जाएंगे इतने ग्राम तत्व में। तो ये अपना एक जो न्यूमेरिकल है वो पूरा हो गया। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एक्स किरण विवर्तन से अध्ययन से पता चला कि तांबा इतनी कोष्ठिका कोर के साथ, यानी ये कोष्ठिका कोर की लंबाई आ गई, FCC एक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व आ गया, ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक्स किरण विवर्तन आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी क्रिस्टल है उसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, तो किसके द्वारा पता चलता है, एक्स किरणों के द्वारा। तो एक्स किरण विवर्तन है, ये प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो 2 परमाणु या 2 अवयवी कण है उनके बीच की दूरी कितनी होती है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ज्ञात बता रखा है 3.608 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर है, ये उनके बीच की दूरी, इसकी कोर की लंबाई है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ए का मान दे रखा है 3.608 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर और तांबे का घनत्व दे रखा है, डी का मान 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास ये होता है, हमने पीछे निकाला था कि D = Z/A³ और M और Na।
इसमें से कौन कौन सा मान हमें पता नहीं है, किसका मान पता है? डी का मान दे रखा है, ए का मान दे दिया, एन ए का मान अवोगाद्रो संख्या निश्चित है, एम का मान ज्ञात करना है, जेड बच गया। जेड होता है एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। कहीं दे रखी है क्या? कहाँ से निकालेंगे इसको? स्पष्ट दे रखा है, ये रहा FCC एक कोष्ठिका। FCC एक कोष्ठिका कौन सी होती है? जिसमें अवयवी कण घन उस एक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर हों, और एक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं, और एक फलक का आधा हिस्सा उस एक कोष्ठिका के अंदर आता है, आधा दूसरी में जाएगा नज़दीक वाली में। तो एक कोष्ठिका में कितना जाएगा? तो 6 जो फलक हैं उनका आधा आधा मिलाकर 3 हो गए, और जो कोनों पर हैं उनका 1/8 भाग मिलाकर 1 हो जाएगा, तो कुल 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जेड को सीधा 4 लिख रहा हूँ, तो अब सूत्र आ जाएगा। तो अब हमारे पास सूत्र होता है, चूँकि D = ZM/A³ NA, ये होता है। हमें मान ज्ञात करना है m का, तो इस बाकी संख्या को इधर ले आए सारी को। यहाँ पर गलतियाँ करते हैं बच्चे, काफ़ी गलती तो करनी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान सा काम होता है कि बराबर से इस तरफ जो नीचे की संख्या होती है भिन्न की, वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो इसका एक तो तरीका है कि यहीं से हल कर लो, दूसरा ये तरीका है कि पहले इनका स्थान अदला बदली कर लो। जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो पूरे को ये भी लिख सकते हैं, इस तरफ को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बस इतना तो फर्क किया है। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो बाईं तरफ रखेंगे, बाकी सबको दाईं तरफ ले जाएंगे। हमें मान ज्ञात करना है m का, तो z को भी ले जाना है, इसको भी ले जाना है। तो ये नीचे बटा की संख्या में है, तो ये तो ऊपर जाएगी और ये z नीचे आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा d गुणा A³ गुणा NA। तो ये A³ NA ऊपर चला गया, और ये z है ये नीचे आ जाएगा। अब मान रखना है, हमारे पास सबका मान है d का मान। यहाँ पर वो भी सावधानी रखनी है, दोबारा बता दूँ, ये इकाई एक जैसी होनी चाहिए। ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ये नहीं होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, इकाई एक जैसी होनी चाहिए। तो मान इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा d का मान 8.92 गुणा a का मान 3.608 गुणा 10⁻⁻⁻³ गुणा 6.02 गुणा 10⁻23/4, ये आ जाएगा। ये काफ़ी लंबी चौड़ी संख्या हो जाती है, तो परीक्षा में इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले प्रश्न नहीं आते। वो बिल्कुल इस प्रकार के आएंगे कि इनकी कैलकुलेशन 1 मिनट में हो जाए आसानी से। यहाँ पर तो कितनी है, पॉइंट की भी संख्या है, साथ में उसकी घात 3 भी करेंगे, फिर इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी गुणा करेंगे, तो काफ़ी पजल वाला सवाल होता है और टाइम भी काफ़ी लगता है। तो परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा समय नहीं लेती। तो इसको जब हल करेंगे अलग से करके देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होता है 63.1 ग्राम प्रति मोल, m का मान आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अब एक अगला प्रश्न और ले ले। अगला न्यूमेरिकल है, सिल्वर CCP जालक बनाता है। एक्स किरण अध्ययन से पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई इतनी है। सिल्वर के घनत्व की गणना करनी है और परमाणु का द्रव्यमान हमें दे रखा है। तो इसमें सूत्र हमारे पास हुई D क्या था, Z/A³ और गुणा
m/na ये थे। z है परमाणुओं की संख्या, a है a क्यूब है आयतन, ये इससे आ जाएगा, m ये रहा, na का मान निश्चित है। तो z का मान कितना है? z का मान हमें पता चलेगा CCP से, और CCP और FCC दोनों की अंदर परमाणु संख्या समान होती है। FCC में 4 होती है तो CCP में भी 4 होती है। तो CCP जालक में संख्या 4 होती है। m का मान हमें दे रखा है 107.9 यूनिट, या इसको कह सकते हैं ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये इसको ग्राम मोल इनवर्स भी लिखते हैं। और a का मान दे रखा है इसका मान होता है 408.6 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। अगर यहाँ पर मीटर लेते हैं तो इसको भी हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। दोनों की इकाई एक जैसी होनी चाहिए। मोल किसी में ले सकते हैं, यहाँ ग्राम के स्थान पर हमें किलोग्राम लेना पड़ेगा। और ग्राम को जब किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 यानी 10⁻³ का भाग देना पड़ता है, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, अब ये किलोग्राम हो गया। प्रति मोल कहें या मोल इनवर्स कहें, अब मान रख दो। और परमाणुओं की संख्या ये Z था, Na का मान 6.02 गुणा 10⁻23 होता है, ये सारे मान रख देंगे। Z का मान है 4 गुणा m का मान है 107.9 गुणा 10⁻³ बटा a क्यूब का मान आ जाएगा 408.6 गुणा 10⁻⁻12 और Na का मान आ जाएगा 6.02 गुणा 10⁻23। यहाँ पर भी काफ़ी लंबा चौड़ा गुणा भाग हो जाता है, तो परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा। परीक्षा में इस प्रकार का आएगा, ऊपर नीचे आसानी से इसको हल कर सकें, कट सकती है तो कटे, गुणा हो सकती है तो आसानी से गुणा हो जाए, इस प्रकार का। तो अब जब इसको हल करेंगे तो इसका मान आता है d=m/v। इसको सीजीएस में बदल सकते हैं, तो सीजीएस में बदलेंगे तो इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, सॉरी इसको ग्राम में लेना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, तो वो भी हो जाएगा। कैसे करेंगे? अगर आपका ये प्रश्न आ ही जाए तो कैसे हल करेंगे इसको? एक किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करना पड़ता है? 1000 से गुणा करेंगे, अब ये ग्राम हो गए, अपॉन मीटर, मीटर यहाँ पर बटा में है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ता है, वो भी 3 बार करना पड़ेगा। ये तो इस तरीके से ऊपर हो गई 10⁻³ ये और 10⁻³ ये, 10⁻6 और नीचे भी 2 4 2 6, नीचे भी 10⁻6 सारे हट जाती है और ये मान आ जाएगा। अब ये मान हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और ये मान आ जाता है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सवाल का हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में भी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। ये बातें कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो प्रभावित करती है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अगर इनमें से कुछ में गलती कर देते हो तो नंबर कटने की गुंजाइश हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा जो इसके जो मात्रक हैं उनका भी पूरा ध्यान रखना होता है।